बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आपके सामने सिलेबस का हिस्सा आ रहा है। स्टेटिस्टिक्स के 5 चैप्टर्स हैं, उनमें सिर्फ ये 5.1 है और उसका ये सामने आपके कुछ बातें आ रही हैं। इसमें इसमें आपने सीखना है 4 स्टेटिस्टिकल डायग्राम्स हैं। एक स्टेम एंड लीफ डायग्राम है, एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, और एक हिस्टोग्राम है, और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और फिर आपने इनको के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने हैं। ठीक है कि नहीं है? ये हमारा एजेंडा होगा आज के दिन का। और साथ हम मीन मीडियन मोड और इंटर रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं है? और साथ यूज, ये जिनके नीचे मैंने ब्लू लाइंस लगाई हैं ना, ये हमारा आज का एजेंडा है। ठीक है कि नहीं? सिर्फ हम स्टैंडर्ड एविएशन को आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो आपको सिलेबस के साथ ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, यानी 2020 और 2021 दोनों सालों के साथ साथ पेपर और एक स्पेसिमेन पेपर। ये 15 क्वेश्चंस हैं, 15 पेपर्स के ये क्वेश्चंस हैं सिर्फ, यानी सिर्फ 2021 के 7, 2020 के 7 और स्पेसिमेन पेपर जो आपका सिलेबस का आया था पहली दफा, यानी टोटल 15 पेपर से ये बने हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और प्योरली 2020 और 2021 यानी लेटेस्ट पेपरों, सिर्फ 2 साल के लेटेस्ट पेपर्सों में से ये असाइनमेंट बनी हुई। तो ये आपने असाइनमेंट पूरी करनी है। इस असाइनमेंट में क्वेश्चंस भी हैं, साथ ही उनकी मार्किंग स्कीम्स भी दी हुई हैं ताकि आप फौरन उनको देख सकें। और ये सिर्फ एक टॉपिक पे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पर है सिर्फ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं। डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं उसमें बेटा 3 तरह का, रफली हम जो डाटा बनाते हैं वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है सिंपल रॉ डाटा। सिंपल रॉ डाटा इस तरह से है कि फर्ज करें कि मैंने एक क्लास का टेस्ट लिया और वो टेस्ट था आउट ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है कि नहीं है? फर्ज करें कि जी स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट। ठीक है कि नहीं है? एंड क्लास टेस्ट और उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? मार्क्स मैक्सिमम उसके हैं जी 60। लो जी, अब मेरे पास फर्ज करें तकरीबन स्टूडेंट्स थे, लेट्स से 25 27 स्टूडेंट्स थे उस क्लास में। तो मैंने उनके मार्क्स चेक कर लिए और फिर मैंने उनके एक लिस्ट में उनके नंबर लिख लिए। किसी के नंबर थे 55, किसी के थे 47, किसी के थे 38, किसी के थे 22, किसी के थे 19, कोई मेरे जैसा था उसके से थे 07, फिर 18, 28 और फिर 31 और फिर 43, 47 और फिर 52, 4 और फिर फर्ज करें 30 इन 7, 32, 32, 32 और 26, 15, 14, 11, 9, 09, 43, 52, 53, 6 और फर्ज करें कि जी 59। फर्ज करें इतने ही स्टूडेंट्स थे और ये उनका इस तरह का जो डाटा होता है ना बेटा, इसको कहते हैं सिंपल रॉ डाटा। इस तरह का डाटा क्या होता है? सिंपल रॉ डाटा। अच्छा, तो इस तरह के डाटे को आप यूज करते हैं एक चीज, उसे कहते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम। लीफ
डायाग्राम। अब स्टेम एंड लीफ डायग्राम कैसी होती है वो हम देख लेते हैं। स्टेम एंड लीफ डायग्राम इस तरह की होती है कि ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसके साथ आपने एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी, ठीक है, और आपने यहां लिखा स्टेम और यहां लिखा लीव्स, ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि स्टेम 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके हो गए जो जो क्या क्या उसे कहते हैं, जो मेन आपका जो है फर्स्ट टेंस डिजिट इसे कहते हैं, ये टेंस डिजिट हो गया आपका। अब देखें इसमें मैं मिसाल देता हूं आपको कि 55 को एंटर करना है। ये नंबर देखें, पहला जो ऊपर डाटे को दोबारा देखें 55 है, तो मैं उसको यहाँ यूं एंटर करूँ। ये देखें, ये जो 55 का, ये जो 55 आपने लिखा है, इसमें से ये वाला 5 आप लिखेंगे स्टेम वाले कॉलम में और ये वाला लिखेंगे आप लीव्स वाले कॉलम में। अब आप देखें 50 में कोई और है, ये देखें आगे चलें जरा, इधर से देखें, ये आप मूव करता देखें, कर्सर मूव करता जा रहा है, यहां आपको 54 एक और नजर आया है। तो आप इस 54 को भी इस तरह लिखेंगे, यूं, यानी ये 54 इस तरह से यूं पढ़ा जाएगा, ये 54 है। इसमें जो 54 का 5 है वो स्टेम वाला कॉलम वाला एक ही 5 है। अब आगे चलें, इसी डाटे को आगे चलते चले जाएं तो इसमें देखें 52 दोबारा आ रहा है, 52 आ रहा है, उसके लिए हम यहाँ 2 लिखेंगे और ये 52 हम उसे ऐसे पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि सबका जो टेंस डिजिट है वो आपने इकट्ठा करके लिख दिया और ये 53 हो गया यहाँ पर, ये आपका 53 आपने यहाँ लिख दिया। और फिर आखिर में आपने देखा आखिरी नंबर जो था वो 59 था, तो 59 आपने यूं करके लिख दिया, ये आपका 59 हो गया। तो आपने सारे डाटे को यूं लिख दिया। अब इसमें जो 550 से लेकर 60 तक के सारे नंबर थे वो आपने सारे यहाँ लिख दिए। सबका जो टेंस डिजिट है यानी 5 वो पहले लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, और बाकी जो उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स आते हैं वो आपने वहां लिख दिए हैं राइट साइड पे। उनको लीव्स कह दिया। और जो पहला नंबर है जो 10th है उनका, यानी मतलब 10 की काउंटिंग में आ रहा है, यानी 50 वाला, 50 से लेके 60 में 5 वो आपने स्टेम वाली जगह पे लिख दिया। अब इसी तरीके से आप लोग ये चीज देखें, मिसाल के तौर पे 47, ये देखें ऊपर यहाँ पर देखें, ये 47 जिसको मैंने उससे काटा है पर्पल लाइन से, तो ये 47 ये बन गया आपका, यहाँ आपने लिख दिया। फिर आगे देखें, आगे को 4 है, फिर 43 आया, तो यहाँ आपने 3 लिख दिया। यूं आप इसको 43 पढ़ेंगे, ये देख रहे हैं आप, यानी ये 4 और ये 3 मिलाकर क्या बन गया 43। अच्छा जी, अब आगे चीज देखें, फिर 43 जो लिख दिया, फिर 47 दोबारा आ गया, हमने यहाँ लिख दिया, फिर 7। फिर आगे चलें, आगे चलते चले जाएं, 40 में फिर 3 आया, हमने यहाँ फिर एक 3 लिख दिया। यानी 40 में 4 ही नंबर थे, 40 से लेकर 49 तक 4 नंबर थे। 47 दो दफा आया था और 43 भी 2 दफा आया था। अच्छा, अब देखें 38, जो डेटे का थर्ड नंबर है 38। 38 को मैं ऐसे काटता हूँ, 38 यूं लिख देता हूँ, ये चीज मेरी 38। फिर आ जाता है जी 31। आगे देखें डाटा में, आप आगे चलते चले जाएं तो फिर 31 आता है। 31 यूं लिखूंगा मैं इसको, यानी इसमें ये जो नंबर है ये यूं, ये 31 है। और उसके बाद फिर ये देखें 37, 37, फिर ये 32, ये चीज 37 और ये चीज 32, और उसके बाद फिर 32, फिर 32, और फिर 26, ये आ गया। फिर आ जाता है जनाब 15, यहां आ गया। फिर 14, ये चीज 15 है, ये चीज 14 है, इस तरह से, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आ जाता है 11, ये 11 यहाँ लिखा, 09 यहाँ लिखा, 22 ये इधर लिखा, 19 यहाँ लिखा, 9, 07 ये लिखा, 18 यहाँ लिखा, 8, 28 ये यूं लिखा।
अब बेटा इस हालत में इसे कहते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम। लेकिन अभी बात खत्म नहीं। आपको ये बड़ा आपको इसमें बताना है कि ये नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मसलन आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं की लिखना है। इसकी आपने की लिखनी है कि 3/8 रिप्रेजेंट्स 38। 3/8 रिप्रेजेंट्स 38। यानी इसमें जो ये नंबर है, ये नंबर 1 नहीं है, ये वो जो स्टेम एंड लीफ ड्रग के दरमियान वाली लाइन है, ये वो वाला। ये वाला जो चीज है, ये नंबर नहीं है, इसको 318 नहीं पढ़ना। ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, वो बेसिकली इस लाइन को रिप्रेजेंट कर, तो ये रिप्रेजेंट देख आपने बताना होता है। इसकी वजह ये है कि मुमकिन है, और अभी इस हालत में जो लीव्स हैं वो हैं अनऑर्डर्ड है। इसको कहेंगे अनऑर्डर्ड स्टेम एंड लीफ डायग्राम। इसको क्या कहेंगे? अनऑर्डर्ड स्टेम एंड लीफ डायग्राम। इसको कहेंगे अनऑर्डर्ड स्टेम एंड लीफ डायग्राम। इसको अनऑर्डर्ड स्टेम एंड लीफ डायग्राम कहेंगे। अच्छा, अब इसमें जो चीज है, आप यहां पर ये काउंट करके भी लिख सकते हैं कि 2 लीव्स, 5 लीव्स, 3 लीव्स, 6 लीव्स, 4 लीव्स, 5 लीव्स। ये आप उनकी काउंटिंग कर रहे हैं कि उसमें जिस तरह 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर है, यहाँ 2 नंबर्स लिखे हैं, तो ये उनकी काउंटिंग है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है कि नहीं? अब इसी स्टेम एंड लीफ डायग्राम, पहले मैं एक चीज और बता दूं, पहले हाँ, बल्कि इसी को पहले अरेंज कर लेते हैं। अब ये चीज देखें, ये मैं इसी को दोबारा यहां बनाता हूं आपके सामने। अच्छा जी, ये जनाब देखें, आपका हो गया जी ये स्टेम, लीव्स। और इसको जरा तरतीब से लिख लेते हैं। 0 में 7 पहले आता है, फिर 9 बाद में आता है, यहां लिख देते हैं 2। और फिर यहाँ 1 की लाइन में सबसे पहले 1 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है। और यहाँ लिख देते हैं 5। यानी टोटल 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 से लेकर 19 तक नंबर लिया। यानी ये जो कॉलम में आ रहा है फ्रीक्वेंसी। फिर देखें, 20 से लेकर 29 तक का जो थर्ड रो आ रही है, उसमें आपने 2, 6, 8 नंबर वही हैं, उनको सिर्फ आपने तरतीब से लिख दिया। यहाँ पर इन्हीं नंबरों को यहाँ तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इन्हीं नंबरों को यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो अब जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम बन रही है, वो कहलाएगी ऑर्डर्ड स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ठीक है? इसमें देखें, अब 3 वाला देखें, 30 से लेके 39 वाला, इसमें 1, 2, 7, 8, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर 4 के साथ 43, 43, और फिर 7 और 7, ये, और फिर 5। 5 में जो ये वाली रो है सारी, ये यहाँ अरेंज करके लिख देंगे, 2, 3, 4, 5, 9। ये, और साथ इसकी की लिखना लाजमी है। की लिखे बगैर स्टेम एंड लीफ डायग्राम की कोई हैसियत नहीं। तो ये जनाब आप इसके साथ की लिख दें आप, कि कोई सा भी इसमें से कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि मैंने जिस तरह, आपको पता है मैंने ये वाले नंबर पिक किए थे पहले जब लिखे थे, तो मैंने ये वाले 2 नंबर पिक किए थे जिनको मैंने अभी अभी पर्पल किया, जिन पे कर्सर मूव कर रहा है। अब मैं मिसाल के तौर पे आखिरी ये वाला नंबर और ये लिख देता हूँ, 5/2 मीन्स 52। और मुझे लिखना चाहिए कि ये मार्क्स हैं।
मार्क्स, 52 मार्क्स। ये की मुकम्मल होगी मेरी। और ये मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि ये जो बीच में 5 और 2 के दरम्यान मैंने पर्पल लाइन इसलिए लिखी है, पर्पल लाइन की है ताकि आपको पता हो कि वो मैं स्टेम एंड लीफ वाली दरमियानी वाली लाइन है ये कोई नंबर नहीं है। इसको 52 पढ़ना है, ठीक है, 512 नहीं पढ़ना। तो इस तरह लिखते हैं। अब ये जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम है, ये कहलाएगी ऑर्डर्ड स्टेम एंड लीफ डायग्राम। इसको क्या कहेंगे? अच्छा, अब आपके सिलेबस में है कि हर स्टेटिस्टिकल डायग्राम का एडवांटेज आपको पता होना चाहिए और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। इसका बेटा स्टेम एंड लीफ डायग्राम का जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि डेटे की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी मिस नहीं होती और डेटा समराइज भी हो जाता है। ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज। स्टेम एंड लीफ डायग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? डेटा इज समराइज्ड without missing without missing a single detail sing out without missing out a single detail without missing out a single detail। सिंगल डिटेल यानी एक छोटी सी किसी एक बच्चे के मार्क्स भी इसमें छुप नहीं गए। वरना जो आप हिस्टोग्राम बनाते हैं उनमें आपको पता है, हिस्टोग्राम में आपको सारा कुछ नजर नहीं आता, जनरल शेप नजर आती। स्टेम एंड लीफ डायग्राम का डिसएडवांटेज ये है कि ये एक ले मैन के लिए कोई अपील नहीं रखता। इसको एक स्टेटिस्टिकल बंदा तो उसको देखकर कुछ इसमें से निकाल लेगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक ले मैन से मुराद है कि वो बंदा जो प्रॉपर स्टेटिशियन नहीं है, एक आम बंदा है, उसके लिए इसमें कोई विजुअल अपील नहीं है। वो इसे देखकर कम से कम वो नहीं इसमें से कुछ, सिर्फ इसमें स्टेटिशियन जब इसको देखेगा गौर से तो वो इसमें से चीजें ड्रॉ कर सकता है। वरना एक नॉर्मल बंदे के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है नो नॉलेज और इंफॉर्मेशन फॉर अ लेमैन। ठीक है कि नहीं है? अब आए जरा इसी को दोबारा हम देखते हैं कि इसमें की इंपॉर्टेंस क्या है। बेटा इसमें की इंपॉर्टेंस ये है कि फर्ज करें कि ये सारा डाटा जो था, फर्ज करें मैं इस डाटे को कॉपी करता हूं। ये डाटा यहां से हमने कॉपी किया और यहां पेस्ट कर देते हैं इस डाटे को। ओके, और इसके ऊपर जो हमने वो कट्स लगाए हुए थे वो भी उड़ा देते हैं। जी। अच्छा, मुमकिन है कि ये डाटा जो है किसी उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई खास किस्म के केमिकल की परसेंटेज वाटर के अंदर, और ये सारा डाटा ऐसा हो कि जी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जो थी वो रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पे जो ग्राउंड वाटर था उसमें ये थी। किसी एक जगह पर 5.5 मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, किसी और जगह 4.7 मिलीग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, किसी जगह तो ये इस तरह से होगा। अब अगर ये इस तरह से है कि ये एक्चुअली डाटा में डेसिमल है, यानी ये सारे का सारा डाटा वही, इसकी जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम है वो एग्जैक्टली exactly वैसी ही बनेगी जैसी पहली बनाई थी। जैसे आपने पहले स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाई थी, एग्जैक्टली exactly यही डायग्राम बनेगी। मैं इसको दोबारा आपके लिए यहां से कॉपी कर लेते हैं हम इसको। ये कॉपी, जी, और यहां इसे पेस्ट कर देते हैं। ये कर
अब आप ये चीज देखो कि इसमें सिर्फ ये है कि आपको की दोबारा लिखनी है। आप इसमें कहेंगे कि जी इसकी जो की है, की जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल नीचे साइड में भी लिखी जा सकती है, कि 5/2 मीन्स 5.2, ठीक है ना। फर्ज करें ये मिलीग्राम पर सीएम क्यूब है, तो आप इसको इस तरह करके उसका वो यूनिट भी लिख दें, इस तरह के मीन्स 5.2। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो डेसिमल्स जो आ रहे थे वो अपने स्टेम एंड लीफ डायग्राम में नहीं दिखा, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यूं आपने स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना दी इस तरह से ये, ठीक है। अच्छा, यही डाटा अगर ऐसे होता, फर्ज करें कि किसी और मिसाल के तौर पे वो बंदा कहता है जी कि हम जो है वो पहले हमने 5400 टन, 5400 5500 kg जो है ना हमने कोल कंज्यूम किया था, फिर एक दफा 4700 किया था, फिर एक दफा 3800 किया था, फिर 2200 किया था, फिर 1900 किया था, फिर 700 किया था, फिर 1800 किया था, फिर 2800 किया था, फिर 3100 किया था। करते करते मैं सारा नहीं लिखता, मैं आखिरी दो वैल्यूज लिखता हूँ, 5300 और 5900। अब अगर ये डाटा है जो पर्पल में लिखा हुआ है, कोई फर्ज करें ये अमाउंट ऑफ कोल इन केजी दैट वाज कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर शिप, कोई शिप है उसमें, वो जब शिप जाती है किसी मतलब ट्रांस और सैनिक जर्नी पे जाती है तो वहां इतने केजी ऑफ कोल कंज्यूम करती है, तो आप ये उसका भी डाटा इस तरह से बन सकता है। सिर्फ उसमें क्या होगा, यही स्टेम एंड लीफ डायग्राम होगी और की बदल जाएगी। उसमें आप 52 लिखेंगे मीन्स 5200 kg। तो यूं आप मतलब इसका मतलब है कि की बड़ी इंपॉर्टेंट है, की के बगैर स्टेम एंड लीफ डायग्राम का कोई बेनिफिट नहीं, की के बगैर स्टेम एंड लीफ डायग्राम का कोई बेनिफिट नहीं। तो ये था जनाब स्टेम एंड लीफ डायग्राम। स्टेम एंड लीफ डायग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कि ये डेटे को समराइज कर देती है, डेटे के फैलाव को मतलब एक छोटी जगह पर ले आती है, उसको उसके बाद उसकी डिटेल भी कोई मिस नहीं होती, यानी कि इसमें एक बच्चे के मार्क्स भी, जैसे शुरू में तो हमने कहा था ना ये मार्क्स हैं किसी बच्चे के, वो मिस नहीं हुए। लेकिन ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम में ये बात है कि ये एक, जिस तरह आप पिक्टोग्राम होती है ना, तस्वीरों से बनाते हैं कि फलां चीज इस तरह से है, फलां चीज उस तरह से, एक आम बंदे के लिए इसमें कोई वो विजुअल अपील नहीं है, इससे देखकर वो कोई नॉलेज नहीं गेन कर सकता किसी भी डेटे के हवाले से। अच्छा जी, अब शुरू होती है कि जनाब फर्ज सर ये करें जो कि आपने हम्म, थाउजेंड्स में नंबर्स लिखे थे, जैसे 5500 है, तो अगर हमारे पास 15 फाइव्स होते और फिर जीरो होता, फिर हम क्या करते हैं? 15 क्या, जैसे आपने इसका 5500 लिखा है ना, तो अगर हमारे पास 3 फाइव्स होते, 5000, 5500, हम्म 550 सॉरी, तो फिर हम क्या करते हैं? अजय आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया। अच्छा, आपकी अगर बात को मैं सही तरह से कहूं तो आप कहें कि डाटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर का होता। जी सर। जी। Let's say that data comprises of varying 3 significant figures. Let us say that data comprises of varying, इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कोई है जी 165, फिर है 212, फिर है 442, फिर है सर तो फिर 430। इसमें ऐसा करेंगे ना कि जो पहली सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हम स्टेम ले लेंगे और बाकी दोनों को लीफ ले लेंगे। नहीं, या मैं अभी सर बता रहा सारों को एक में सर ले आएंगे? मैं बता सर रहा हूँ अगर बेटा, थ्री दो लीफ से एक क्यों और सिग्निफिकेंट एक का। एक ही हो तो डिवीजन नहीं होती? अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, इस तरह का जो वेरिंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, इसकी स्टेम एंड लीफ डायग्राम नहीं बन सकती। जिसके या तो स्टेम्स बहुत बड़े बड़े हो जाएं तो हम नहीं बनाते। वी विल अवॉइड यूजिंग स्टेम एंड लीफ डायग्राम फॉर दिस। वी विल अवॉइड मेकिंग स्टेम एंड लीफ डायग्राम फॉर दिस डाटा। सर एग्जाम में तो नहीं आते ना इस तरह के क्वेश्चन? नहीं, वो पूछ सकता है, ये क्या आपको कह सकता है कि जनाब इसकी स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्यों नहीं बन सकती, ये पूछ सकता है आप।
एक नंबर का सवाल पूछ सकता है कि क्या इसके लिए स्टेम एंड लीफ डायग्राम मुनासिब है या नहीं, वो ये क्वेश्चन आपसे वो जरूर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा किया उसने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये बात मैंने कहनी थी। हाँ अलबत्ता अगर पहला सिग्निफिकेंट फिगर सबका सेम है, मिसाल के तौर पे अगर इस तरह का डाटा, यानी पहला सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो स्टेगनेंट है, तो इसके अंदर ये बनाया जा सकता है। इसमें फिर आप यूं कर सकते हैं कि आप इस तरह कर लें कि ये स्टेम है, लीव्स है, और आप यहां लिखें 21 के साथ 1, 23 के साथ 2। ये देखें 21 आपने लिख दिया, 23 ये भी लिख दिया, 24 के साथ 6। आप लीव्स में कभी भी किसी डेटे के दो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं डालेंगे, लीव्स में एक ही आएगा। फिर सर 22, 52, जी मैं सुन रहा हूँ। सर अगर फॉर इंस्टेंस 228, डाटा में ये देखें, दो ये देखिए, सिग्निफिकेंट ये नोट फिगर्स, करेंगे पॉइंट। जी जी जी। सर अगर इसी डाटा में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी नंबर हो तो फिर एक डिजिट का स्टेम से रिप्रेजेंट करेंगे। यार अगर मैंने आपको बताया ना कि अगर बहुत मिक्स किस्म का, बहुत ही मिक्स किस्म का मामला आ जाए तो फिर उसमें स्टेम एंड लीफ डायग्राम नहीं बन सकती, क्योंकि स्टेम लीफ डायग्राम जिस तरह ऊपर है, इसी तरह से अगर मिक्सचर है 3, 2 और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप खुद भी समझ गए होंगे कि यार जिन पर आसानी से स्टेम बन सकते हैं वो हो सकते हैं, बहुत ही मिक्स डाटा नहीं इसमें आ सकेगा। ये भी इसका चले डिसएडवांटेज आप लिख लें कि जो ये मैंने लिखा ना कि नो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन फॉर अ लेमैन, आप इसमें दूसरा डिसएडवांटेज ये भी लिख सकते हैं कि अगर उसके डाटा के सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, यानी उसी डाटे का कोई नंबर 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है, कोई 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है, कोई 4 सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो आप कहेंगे इस तरह के फिर नहीं स्टेम एंड लीफ डायग्राम इन्हें नहीं कवर करती। ये भी एक डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। हेलो, जी ये सर। देखिए, सब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है। जी सर आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेम एंड हार देखें, हम स्टेटिस्टिक्स में इतनी ज्यादा डायग्राम्स क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ना कि हर डायग्राम का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और हर डायग्राम की एक लिमिटेशन भी है। तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम की बहरहाल ये लिमिटेशन है कि उसमें 55 भी आ रहा हो, 263 भी आ रहा हो, 4078 भी आ रहा हो, और 47,812 भी आ रहा हो, और फिर आगे भी जा रहा हो, तो वो वाली नंबर नहीं फिर आप इसमें कंट्रोल कर सकते, उसके नहीं बन सकते, ठीक है कि नहीं। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा अब जनाब बात करते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम पर, हमारी गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई, आगे चल रही है। ये मेरे पास फर्ज करेंगे जो मैंने नंबर लिखे थे, और शुरू में मैंने कहा था कि मैंने किसी क्लास में टेस्ट लिया है और उस क्लास ने ऐसा परफॉर्म किया है। फर्ज करें कि मैं उसी स्कूल में दो सेक्शंस को पढ़ाता हूँ। फर्ज करें एक सेक्शन है फिजिक्स वालों का, मैथ के वालों का और केमिस्ट्री वालों का, और एक है जनरल ग्रुप। अब आपको पता है कि जनरल ग्रुप ज्यादातर जो है बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन बाज का तो उनमें ज्यादातर शहजादे भी काफी होते हैं। तो अब फर्ज करें कि मेरे पास मैंने वो टेस्ट लिया बच्चों का, तो वो जनाब वो क्या कहते हैं, ये मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, वो हो गया जी, ये मेरे पास आ गया एक ग्रुप, एक क्लास का मेरे पास ये डाटा आ गया, ठीक है कि नहीं। और मेरे पास दूसरा सेक्शन भी था, तो मैंने ना दूसरे सेक्शन की परफॉर्मेंस के लिए मैंने ये देखें यहीं पर इसी के ऊपर मैं ऐड करूंगा दूसरे सेक्शन को भी, कैसे भला, ये देखें यूं, ठीक है ना। एक सेक्शन एक तरफ मैं रखूंगा जी, फर्ज करेंगे मेरा सेक्शन ए, फर्ज करेंगे मेरा क्या है, सेक्शन ए, और ये फर्ज करें मेरा सेक्शन बी है। या फर्ज करें कि सेक्शन बी के बच्चों को मैं क्लासिफाई नहीं करता, मैं ये नहीं कहता जी कि फलां लोग तो ऐसे होते हैं, फलां ऐसे होते हैं, उनमें भी बड़े अजीम अजीम स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्ट्स के ग्रुप में होते हैं। लेकिन लेट्स से ये मेरे पास सेक्शन ए था, सेक्शन बी था, तो इनके मैंने अब सेक्शन बी का मैं रिजल्ट यहाँ कैसे लगा। फर्ज करें कि सेक्शन बी में सबसे कम नंबर थे 3, वो यहाँ पर ऐसे लिखे जाएंगे 03। और अब फर्ज करें कि सेक्शन बी में सिर्फ 2 बच्चे थे, एक ने 17 मार्क्स लिए। अब देखें, ये देखें जरा नोट करें
कि ये उल्टा पढ़ा जाएगा। ये देखिए 71 नहीं पढ़ा जाएगा, 1 और 7, 1 उसका ये जो है मेन सिग्निफिकेंट फिगर है जो 10th प्लेस पर आता है, 10th प्लेस पे, और ये यूनिट डिजिट कहलाएगा। ये 1 7 17 पड़ेगा। अब फर्ज करें इस क्लास में दो बच्चे थे, दोनों ने ही 17 मार्क्स लिए, जिन्होंने इस 10 से लेकर 19 के बीच में मार्क्स लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिए। फिर इस क्लास में तकरीबन 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 20 से लेकर 29 तक मार्क्स लिए, और उनके मार्क्स ही अब ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो 4 लिखा है, तो ये 2 और 4 24 पढ़ा जाएगा। इसमें ये नंबर मेन है और ये नंबर जो है लीव्स में आ रहा है, ये 42 नहीं इसको पढ़ना, ये 24 पढ़ा जाएगा। और फर्ज करें कि एक सर और बच्चे ने 5 लिए, फिर एक ने 7, फिर 8, 28, फिर 29, और 5 बच्चे उस क्लास में ऐसे थे जिन्होंने 20 से लेकर 20 उसके 9 के बीच में मार्क्स लिए। जी आपने कुछ क्वेश्चन पूछना था बेटा? सर अगर स्टेम के लेफ्ट में हो लीव्स तो हमेशा उर्दू की तरह पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने, बिल्कुल सही बात की, जबरदस्त, आपने मेरे से बेहतर इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब इसी तरह से देखें इसको, यहाँ पर फर्ज करें कि 30 मार्क्स एक बच्चे ने लिए, फिर एक ने 33 लिए, फिर एक और ने 33 लिए, फिर एक और ने 33 लिए, फिर एक ने 35 लिए, फिर एक ने 35 लिए, फिर एक ने 37 लिए, फिर एक ने 38 लिए। ये कितने हो गए बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बच्चे हैं जो इन्होंने 30 से लेकर 39 तक मार्क्स लिए। फिर आ जाता है जनाब 40 से लेके 49 तक। फर्स्ट करें इसमें एक बच्चे ने 1 मार्क, 41 41 42 42 44 44 दो बच्चों ने लिए, 44 बल्कि 3 बच्चों ने ले लिए, फिर 45 भी लिए किसी ने, 46 भी लिए, फिर 48 भी लिए। तो इसमें कितने बच्चे आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बच्चे इधर। और फिर फर्ज करें कि इस क्लास में 56 किसी ने लिए, तो वो हम इस तरह से, ये 56 लिखा हुआ है हमने, यानी इसमें, अच्छा जी 56, फिर 57 लिए किसी ने, फिर 57 लिए, फिर 58 दो बच्चों ने लिए, फिर 59 किसी ने लिए, फिर 59, और फिर एक और बच्चे ने भी 59 लिए। अब इस तरह से ये कितने हो गए जनाब? 7 इधर आ गए जनाब जी, 7 लीव। इससे कहते हैं बेटा बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। इसे क्या कहते हैं? बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। अब इसमें ये बात आ जाती है कि की बड़ी इंपॉर्टेंट, की बड़ी अहमियत। इसको इस तरह से लिखेंगे C/5/2। इसको इसमें ये देखें, मैं ये यूं कर लें, इसका मतलब है कि 52 इन सेक्शन ए एंड 56 इन सेक्शन बी, यूं लिखेंगे। और बड़ा इस डायग्राम को आप देखकर आपको बड़ा क्लियरली खुद ब खुद अंदाजा हो रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सेक्शन बी सेक्शन ए से ज्यादा लायक, सेक्शन बी सेक्शन ए से ज्यादा लायक है, और सेक्शन बी में बच्चे भी ज्यादा हैं तादाद में, सेक्शन बी में बच्चे भी ज्यादा हैं तादाद में, और सेक्शन बी जो है वो सेक्शन ए से ज्यादा लायक है। क्यों ज्यादा लायक है? साफ नजर आ रही है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने, ये देखें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सारी ऐसे बन रही है। उसमें ज्यादा जो लोड आ रहा है वो इस तरफ 3 4 5 में आ रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा लोड इधर, मतलब इनका जरा मिक्स सा ही मामला है डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्शन ए का। लेकिन सेक्शन बी का जो है वो आप देखें तो ज्यादा नंबरों की तरफ है। सेक्शन बी में जो कम नंबर लेने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद कम है। बेटा इसे कहते हैं बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो ये सिंपल रॉ डाटा को ट्रीट करता है बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो अब आप देखें, इसी को हम उसमें चलते हैं आपके जो मैंने आज असाइनमेंट शेयर की आपके साथ, वो देखें क्या है। ये देखें जी, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द वेट्स
The weights in kg of 15 rugby players in rebel group and 15 soccer players in the Sharks club so Rebels club and are recorded below. Represent the data by drawing a back-to-back stem and leaf diagram with rebels on the left-hand side of the diagram. देख लें, आपने क्या करना है, यूं एक लाइन खींचनी है, एक लाइन यूं खींचनी है, एक लाइन यूं खींचनी है, यहाँ आपने लिखना है स्टेम, यहाँ आपने लिखना है लीव्स, यहाँ भी आपने लिखना है लीव्स, यहाँ ऊपर आपने लिखना है रेबल्स। अगर रेबल्स लेफ्ट साइड पर है तो शार्क्स ऑफ कोर्स राइट साइड पर होंगे, ठीक है कि नहीं। अब ये देखें 75 को, बल्कि इसमें देखें चल किधर से रहा है, मिनिमम 60 से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ 6 लिखें स्टेम में, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10, यूं लिख लिया आपने। अब देखें ये जो 75 है, पहला नंबर जो है वो यूं लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, रेबल्स का। 78 यूं लिखा जाएगा, 79 यूं लिखा जाएगा, 80 यूं लिखा जाएगा, 82 यूं लिखा जाएगा, 82 यूं लिखा जाएगा, 83 यूं लिखा जाएगा, 84 यूं लिखा जाएगा, 85 यूं लिखा जाएगा, 86 यूं लिखा जाएगा, 89 यूं लिखा जाएगा, 93 यूं लिखा जाएगा, 95 यूं लिखा जाएगा, 99 यूं लिखा जाएगा, 102 यूं लिखा जाएगा। ये रेबल्स ग्रुप के। अब शार्क्स वालों की तरफ आ जाएं। शार्क का 66 आप यूं लिखेंगे, 68 यूं लिखेंगे, 71 यूं, 72 यूं, 74 यूं, 75 यूं, 75 यूं, 76 यूं, 78 यूं, 83 यूं, 83 ये, 84, 85, 86 और 92। तो ये जनाब आप देखें, आपने बैक टू बैक स्टेम एंड लीव। अच्छा देखें, की तो लिखी नहीं, की नहीं लिखी तो मामला खराब है। की के बगैर तो आप यकीन करें ये 4 में से आपके नंबर चले जाएंगे अगर आपने की नहीं लिखी। फर्ज करें मैं ये नंबर यूज करता हूं जिनको मैंने पर्पल कलर किया है, ये 3/92 मीन्स 92 kg of sharks, 93 kg of rebels या जो भी इसको पता नहीं, ये उनकी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, यूं आपने डाटा सारा आपने लिखना है, इसके ये आपने मेंशन कर दिया। मुझे बताएं इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी ने पूछना? हेलो, नहीं सर। हाँ नो सर। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, हमने कहा था कि आज हमारा एक क्वेश्चन एक और भी होगा, हम एक और बात भी पढ़ेंगे। स्टेम एंड लीफ डायग्राम से तो हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई, अब यहां पर शुरू होता है जनाब, हम बात करेंगे क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, डिसाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल्स क्या होते हैं, और इन सब के लिए जो मुश्तरका नाम है वो है क्वांटाइल्स। ये देखिए, क्वांटाइल और क्वार्टाइल के फर्क को समझें, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, क्वांटाइल्स, और यहाँ नीचे क्या लिख रहा हूँ, क्वार्टाइल्स। क्वांटाइल जो है वो डायरेक्ट सारों का इकट्ठा नाम। तो शुरू करते हैं हम अपनी बात को क्वार्टाइल्स। आपको पता है कि डेटा के किसी भी डेटा को आप 3 उसमें नंबर आप चूज करें, 3 नंबर उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। लोअर क्वार्टाइल वो नंबर होता है जिससे नीचे 25% ऑफ द डेटा हो और 75% ऑफ द वैल्यूज उससे ऊपर हो।
फिर होता है जी सेकंड क्वार्टाइल। अच्छा, इसको जो Q1 होता है, Q1 के नाम है फर्स्ट क्वार्टाइल, या इसको कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। और Q2 होता है, सर ये वो ओ लेवल वाला ही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन। और Q3 क्या है? थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। ठीक है कि नहीं? Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, और फिर Q ये सेकंड। और जनाब आपको पता है कि Q1 क्या है? जिससे 25% ऑफ द डाटा नीचे है, 75% ऑफ द डाटा उससे ऊपर है। और Q2 क्या है? Q2 मीडियन होता है, 50% ऑफ द डाटा उससे ऊपर होता है और 50% ऑफ द डाटा उससे नीचे होता है। और Q3 क्या होता है? Q3 जो है अपर क्वार्टाइल है, 75% ऑफ द डाटा उससे नीचे है और 25% ऑफ द डाटा उससे ऊपर है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मीडियन से, मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल। और हम सिंपल रॉ डाटा का मीडियन डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी या वो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ जो डील होते हैं चीजें, वो नहीं हम डिस्कस कर रहे। हमने आज टॉपिक लिखते साथ ही ऊपर सिंपल रॉ डाटा लिखा था, और सिंपल रॉ डाटा से रिलेटेड हमने अपनी गुफ्तगू को शुरू कर दिया था करना। तो अब आ जाता है जनाब, क्या हम बात कर रहे थे कि क्वार्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट करें। फर्ज करें कि ये आपके पास एक डाटा है जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, जिसमें टोटल तीन नंबर है, टोटल नंबर ही 3 है। और आप अपने नॉलेज से जानते हैं कि इनमें ये जो सेकंड नंबर है ये मीडियन, अगर ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया तो इसका एन क्या है? 3 है। फॉर मीडियन आप क्या करें? आप कैलकुलेट करें, क्या चीज कैलकुलेट करें? n+1/2। तो आपको पता है कि इसमें n 3 है, 3+1/2 आ गया जी आपका 2। इससे पता चला कि मीडियन जो है वो है सेकेंड वैल्यू, मीडियन 2 नहीं है, सेकेंड वैल्यू मीडियन है, यानी y2। y हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाटा को। फर्ज करें आपके पास 4 वैल्यूज हैं, ये इसमें आपको पता है कि आप डायरेक्टली किसी को नहीं कह सकते कि मीडियन, मीडियन यहां कहीं लाए करेगा। मीडियन क्या करेगा? यहां कहीं लाए करेगा, सेकंड बिल्कुल बीच सर में। सेकंड वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, ये ऑर्डर में हाँ, लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, ये शर्त है कि ये असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर। बिल्कुल। मीडियंस और क्वार्टाइल्स को आपको पता ही है, यू नो फ्रॉम योर ओ लेवल नॉलेज के असेंडिंग ऑर्डर में डाटा का लिखना मस्ट। ठीक है कि नहीं? अब एन इसमें अगर 4 है तो फिर अब क्या करेंगे? इसमें मीडियन आप कैसे निकालेंगे? फॉर मीडियन आप करेंगे कैलकुलेट n+1/2, तो ये आपके पास आ गया 2.5। 2.5 आपको ये बात बताता है कि मीडियन जो है, यह जो सेकेंड क्वार्टाइल है, जिसके लिए आप Q2 का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटा m, ठीक है कि नहीं, वो सेकेंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू की एवरेज ले लेंगे। तो ये आपके पास जो है वो मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ये तब है जब आपके पास n इवन है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि आपके पास डाटा की 5 वैल्यूज हैं, डाटा की 5 वैल्यूज हैं, तो यू नो कि ये सेंट्रल वैल्यू जो है, ये जो थर्ड वैल्यू है, ये मीडियन है, जिसको मैंने पर्पल टर्न कर दिया। इसके लिए फिर क्या करेंगे? आप देखें n=5 है, तो फॉर Q2 आप क्या करेंगे? 5+1/2 = 3। इसके साथ ही यहीं लिख देंगे थर्ड वैल्यू इज मीडियन, और आप उसको नोट कर लेंगे।
अच्छा, अब आप इसको, इसी को मैं बात गौर से सुने आप। फर्ज करें कि आपके पास n है 40, n आपका 40 है, तो आप देखें कि n प्लस 1 क्या हो ओवर 2 क्या होगा, 40 प्लस 1 ओवर 2 20.5। तो इसका मतलब है कि मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा 20th वैल्यू और 21st वैल्यू की एवरेज, ये आपका मीडियन होगा या सेकंड क्वार्टाइल। ठीक है, अब इसमें आप इस तरह से कर लें कि इसी डेटे को, इसमें आप देखें y1 हो गया, y2, y3, y9, y10, y11, y12, y20, y21, y22, y29, y30, y31 अप टिल y40 तक। ठीक है, आपने देख लिया कि जनाब इसका जो मीडियन था वो यहां कहीं आ रहा था, इसका मीडियन यहां कहीं आ रहा है। जहां मीडियन आए, आप ये जो चीज है ना, इसको आप लोअर डेटा ले लें, फर्स्ट 20, लोअर हाफ ऑफ द डेटा, और इसको आप ले लें अपर हाफ ऑफ द डेटा। उसको आपने क्या ले लिया, लोअर हाफ ऑफ द डेटा, और इसको क्या ले लिया, अपर हाफ ऑफ द डेटा। अब ये आपने करना है कि लोअर हाफ ऑफ द डेटा का जो मीडियन है, लोअर हाफ ऑफ द डेटा का जो मीडियन है, जो यहाँ आएगा, जरा 20 वैल्यूज हैं तो उनका उनका डाटा, सॉरी, उनका उनका जो मीडियन आएगा, लोअर हाफ का जो मीडियन आएगा 20 वैल्यूज का, वो 10 और 20 वैल्यू की 11th वैल्यू की एवरेज होगी। जो बेटा फर्स्ट 20 वैल्यूज हैं उनका जो मीडियन है, अगर आप नोट करें 20 प्लस 1 ओवर 2, लोअर हाफ में n क्या है, 20 है, तो 20 प्लस 1 ओवर 2 करें तो क्या आता है, 20.5, 10.5, क्या आता है जी, 10.5। तो जनाब 10th वैल्यू और 11th वैल्यू की जो एवरेज है, ये कहलाएगी Q2, ये क्या कहलाएगी, सॉरी Q1। लोअर हाफ का जो मीडियन है, लोअर हाफ का जो मीडियन है वो फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाएगा, लोअर हाफ का जो मीडियन है वो फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाएगा। और अपर हाफ का जो मीडियन, अपर हाफ का जो मीडियन है, जो 21st वैल्यू से लेकर 40th वैल्यू को देखेंगे आप, तो इनका मीडियन लाई करता है यहां कहीं। ठीक है कि नहीं, इनका जो मीडियन है वो कहलाएगा थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। ये इस तरह से आप इनका अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो हेलो जी, नहीं सर, नो सही सर, है। कोई इशू नहीं। नहीं सर। ठीक ठीक है। अच्छा, अब एक और सूरत हाल देखें, इसी में मैं n को कर देता हूं 41। अगर n 41 होता, ऑड होता, 1 2 चलते चले जाएं, ये y9, y10, y11, y12, y20, y21, y22, y29, y30, y31, y32, अप टिल y40, y41। इसमें देखें, इसमें n 41, इसमें n क्या है, 41। तो इसका मीडियन का क्या होगा, फॉर Q2 41 प्लस 2 1 ओवर 2 करेंगे तो ये क्या आता है आपके पास जी, इसको, ये आ जाता है आपके पास 21। 21। तो आपकी जो मीडियन हो गया वो ये हो गया, जिसको मैंने अभी भी पर्पल कर दिया। तो आपका जो मीडियन है वो होगा जी 21st वैल्यू, y21। ठीक है, जब n ऑड हो तो आप डेटा को इस तरह से डिवाइड करें कि मीडियन को भूल कर देखें, मीडियन को बीच में से निकालें और लोअर हाफ को अलहदा से सोचें। लोअर हाफ का जो मीडियन है, जो अब दोबारा उधर ही आ रहा होगा जहां पहले आ रहा था, तो वो लोअर क्वार्टाइल कहलाएगा।
और अपर हाफ को अलग से देखें, 22 से लेकर 41 तक देखें, इसका जो मीडियन है वो कहाँ आएगा? वो वहीं आ रहा होगा जहाँ 30th और इसमें नहीं, इसमें आ रहा होगा जी 31st और 32nd, यहाँ आ रहा होगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। हाँ जी, तो इसमें मीडियन बन रहा होगा इस अपर हाफ का, जिसमें आप जो मिडल वाली वैल्यू नहीं थी, ये वाली Y21, इसको एक्सक्लूड करके देखें। लोअर हाफ का मीडियन अलग से कैलकुलेट करें, अपर हाफ का मीडियन अलग से कैलकुलेट करें। आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसको क्या नाम है इनका, जो है ना क्वार्टाइल, इस तरह से। अभी इसी चीज को आगे लेके चलते हैं और फर्ज करें N42 है। N अगर 42 है तो फिर क्या सूरत हाल हो? N अगर 42 है तो Y1, Y2, Y3, Y11, Y21, Y22, Y23, करते करते Y31, Y32, Y33, अब टिल चलते चलते Y42 तक आ जाए। ठीक है जी, इसमें बेटा N आपका 42 हो गया, N प्लस 1/2 यानी 42 प्लस 1/2, 43/2, या ये कितना बन गया जी 21.5। इससे पता चला इससे पता चला कि मीडियन जो है वो 21st वैल्यू और 22nd वैल्यू की एवरेज हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका पहला लोअर हाफ ऑफ द डाटा हो गया और ये आपका अपर हाफ ऑफ द डाटा हो गया, और मीडियन आपका यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें जो लोअर हाफ ऑफ द डाटा है उसका मीडियन खुद ब खुद, उसका जो मीडियन है वो ये Y11 बन, क्योंकि जो फर्स्ट 21 वैल्यूज हैं, फर्स्ट 21 वैल्यूज की आप निकालें ना, तो N प्लस 1 ओवर करें तो वो 11 आता है। इसका मतलब है इसका जो लोअर क्वार्टाइल है वो होगा 11th वैल्यू। इसी तरीके से आप अपर हाफ में भी देखें, Y22 से लेकर Y31 तक हो गया जी आपका फर्स्ट 10 वैल्यूज, और 33 से लेकर 42 तक होगी अपर 10 वैल्यूज, और ये आपका जो 42nd है 44, 32, ये आपका अपर क्वार्टाइल बन गया। ठीक है कि नहीं? यानी आप इसको इस तरह से कर लें कि 11th वैल्यू बनेगी ना अपर हाफ की, तो 21, ये वाली जो वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू 21, इसमें बस आप 11 ऐड कर दें तो 32 बन जाता है। 32nd वैल्यू, ये नहीं 32 मीडियन अपर क्वार्टाइल नहीं है, 32nd वो है वैल्यू Q3 के लिए। Q3 इज इक्वल टू Y32। तो इस तरह से बेटा आप क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर लें। जब आप क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर लें इस तरह से, तो आपको एक और नई डायग्राम बनाना आनी चाहिए जिसे कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। ये हमारा आज का आखिरी पॉइंट होगा, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। वो मैं आपके सामने लाता हूं, लेकिन इसके लिए ये देखें, वही जो शुरू में पहला हमने टेस्ट लिया था ना, ये वही है, वो जो बच्चों का मार्क्स, वही मार्क्स थे, वही 5/2 मीन्स 52। ठीक है कि नहीं? इसको जरा काउंट कर लें, ये कितने बच्चे थे जिनका टेस्ट था। अगर आप नोट करें तो 2 + 5 + 3 सर 10 25। 10 जी बिल्कुल, यू आर अ ग्रेट बॉय, 25 हो गए। अब 25 हैं तो इसका मतलब है Y1, Y2, Y3, Y12, Y13, Y14, और जनाब आप देखें कि Y20, Y21 और Y25 साफ नजर आ रहा है। इसमें N + 1/2, 25 + 1/2, 13, तो मीडियन क्या होगा इसका, या लोअर सेकंड क्वार्टाइल, वो 13th वैल्यू।
बंदा देखे इसमें से काउंट करता है कि 13th वैल्यू कहाँ बन रही है। पहली 10 वैल्यूज तो यहाँ पूरी हो गई, उसके बाद ये देखें ये 11th ये वाली वैल्यू बन रही है। मैं इसको कलर कर देता हूँ पर्पल, ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ से, ये देखें ये बन रही। मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बन रही है 32। ये मेरा मीडियन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डेटे का जो 13th वैल्यू मीडियन हो गई, चूंकि एन ऑड है तो उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं। और ये देखें फर्स्ट 12 वैल्यूज में, फर्स्ट 12 वैल्यूज का मीडियन बनेगा कहाँ जी? फर्स्ट 12 वैल्यूज का मीडियन कहाँ बनेगा? अगर आप नोट करें तो 6th और 7th वैल्यू की एवरेज होगी। तो Q1 आपका क्या बनेगा? लोअर क्वार्टाइल। पहली जो 12 वैल्यूज है उनका मीडियन क्या बनता है? 6th और 7th वैल्यू। 6th और 7th वैल्यू है कौन कौन सी जी? मैं 6th और 7th वैल्यू दोनों को रेड कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7th वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 18 प्लस 19 ओवर 2 या 18.5, ये हमारा हो गया जी लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। अब आप देखें ऊपर की जो 12 वैल्यूज हैं, पहली 13 को छोड़ के जो ऊपर वाली 12 वैल्यू 19 और 20 के बीच। जी बिल्कुल, उसमें 13 में 6 ऐड करें तो 19 आता है। तो 19th और 20th वैल्यू का जो मिडल होगा वो आपका बनेगा थर्ड क्वार्टाइल। तो Q3 जो है वो आपका क्या हो गया? Q3 आपका बन गया 19th और 20th वैल्यू की एवरेज। अब 19th और 20th वैल्यू किधर आ रही हैं जनाब? आप यहां से गिन कर आए उसको। ये हो गया तो दोनों जनाब 47 है। हाँ जी, बट ये आपके पास हो गया 10 16 17 18 19 और 20, दोनों जी 47 है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये 47। और बड़ा लोएस्ट वैल्यू क्या है? जीरो 7। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 59। अब इन चीजों को जहन में रखकर फिर अब आप देखें, आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो कहलाती है बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। मैं ज्यादा इसको ये थोड़ा सा ही ऊपर करूंगा। ये देखें आपके सामने भी बनाते हैं इस डाटे में। जी, ये लाइन जो नीचे बनाई गई है ये स्केल है। जीरो 10 20 30 40 50 60। यहां से मुझे इसको थोड़ा सा मिटा देना चाहिए। ठीक, अच्छा बेटा मेरी बात सुने। ये तो चूंकि मैंने वो ये चीज नहीं आपने अपने स्केल में 60 के बाद आगे नहीं है, मिटा देनी जो जबकि। अब आप देखिए जो आपकी लोएस्ट वैल्यू है वो 07 है। लोएस्ट वैल्यू आपकी क्या है? 07। तो वो यहाँ कहीं आ रही है, नोट कर लें 07। और उसके बाद आपकी जो मीडियन है, लोअर क्वार्टाइल है, वो आ रहा है 18.5 पे, समवेयर ओवर हेयर। और फिर आपका जो मीडियन है वो है 32, वो इधर आ रहा है यहाँ कहीं। फिर आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू अपर क्वार्टाइल है वो है 47, 47 यहाँ कहीं आ रहा है। और हाईएस्ट वैल्यू जिस बच्चे ने मार्क्स लिए हैं वो 59 है। तो ये आप चीज देखें बेटा, इसको कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इसमें ये जो नंबर होता है, ये जो चीज होती है, ये जो नंबर होता है, ये होता है लोएस्ट वैल्यू। और ये जो नंबर होता है इसको कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू। और ये है जी
लोअर क्वार्टाइल, और ये है मीडियन, और ये है अपर क्वार्टाइल। तो जनाब इस तरह इसे कहते हैं बेटा, ये है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बेटा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का बेनिफिट ये होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि ये एक 5 पॉइंट समरी है। क्या है? 5 पॉइंट समरी कहलाएगी ये। 5 पॉइंट्स क्यों है? 5 पॉइंट समरी है, इसकी वजह ये ऑफ द डाटा कि ये लोएस्ट वैल्यू बताता है, हाईएस्ट वैल्यू बताता है, लोअर क्वार्टाइल बताता है, अपर क्वार्टाइल बताता है ये। और ये 5 पॉइंट समरी है, और ये डाटा कंपैरिजन करता है। डाटा कंपैरिजन कैसे करता है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में। प्लस ये काम करता है कि ये स्प्रेड ऑफ द डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्प्रेड ऑफ डाटा, और ये डाटा की स्क्यूनेस के बारे में बताता है। ये चीजें क्या है मैं अभी नेक्स्ट क्लास में इस पर करूंगा। ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जाहिर है ये 5 ही नंबर हैं, बाकी सारा डाटा तो उसने गुम कर दिया है। आपको इसमें ये नहीं पता चलेगा कि वो फलाने बच्चे के नंबर कितने थे या फलाने बच्चे के नंबर कितने थे। जाहिर है टोटल 5 तो बाउंड्रियां इसमें, ठीक है कि नहीं है, लोएस्ट वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल। तो ये 5 पॉइंट है, तो इसमें बहुत सारी डिटेल वो हो गई है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि greater detail has been lost of data is not available, या lost हो गई या सामने नहीं आ रही। बेटा ये है बात। इसके ऊपर जो इसके एडवांटेजेस है उन्हें इस तरह से कर लें, बल्कि मैं अभी इसको जिक्र कर देता हूं आपको कि ये चीज देखें कि आप ना अमूमन आप इस तरह से करते हैं कि आप दो जो क्लासेस होती हैं ना, दो, उनका इकट्ठा आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं मेरा एक सेक्शन था, ये उसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है ये, और फिर मैं कहता हूं मेरा एक और दूसरा सेक्शन था, उसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ये। फर्ज करें मैं एक ही स्कूल में 2 सेक्शंस को पढ़ाता हूं, तो ये फर्ज करें मेरा सेक्शन बी है, ये मैं समझे मेरा सेक्शन ए है। तो मैंने इनको कंपेयर करना है। फर्ज करें ये मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं। लेट्स से कि ये मार्क्स, मैं ऐसे रफ सा स्केल दे रहा हूं, मैं भी रफ से बात बता रहा हूं। तो मैं इन दोनों को देख के कह सकता हूं कि सबसे जो नालायक बच्चा है वो सेक्शन ए में है, लेकिन सबसे लायक बच्चा भी सेक्शन ए में ही है। सेक्शन बी का हाईएस्ट बच्चा जो है वो पीछे है सेक्शन ए के लायक तरीन बच्चे से, मगर सेक्शन बी ओवरऑल ज्यादा ब्रिलियंट है। उसकी वजह यह है कि 75% ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं सेक्शन बी के, वो उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं जिसको सेक्शन ए के सिर्फ 50% ऑफ द लोगों ने क्रॉस किया। और सेक्शन बी के फर्ज करें ये नंबर है 42 में, मैं वैसी बात करता हूं, तो सेक्शन बी में 75% बच्चे 42 से ऊपर हैं, और सेक्शन बी में सिर्फ 25% बच्चे जो हैं वो 42 से नीचे हैं। ये याद रखें कि जो बाउंड्रियां हमने बनाई हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की, वो मैं दोबारा बता देता हूं कि इस तरह जब बनी हुई होती हैं, ये आपको पता है कि लोएस्ट वैल्यू है, ये आपको पता है कि लोअर क्वार्टाइल है, ये मीडियन है, ये अपर क्वार्टाइल है, और ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो 25% ऑफ द डाटा ये होता है, 25% ऑफ द डाटा यूं आ गया इधर, और 25% ऑफ द डाटा यूं आ गया, और 25% ऑफ द डाटा यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि Q1 से ऊपर 75% ऑफ द डाटा। तो आप देखें कि जिस 42 मार्क्स से बी सेक्शन बी में 75% बच्चे ऊपर हैं और 25% बच्चे 42 से नीचे, मगर सेक्शन ए में 50% बच्चे सिर्फ 42 से ऊपर और 50% 42 से बिलो है। तो इस तरह से और आप ये चीज देखें कि सेक्शन बी में जिस बच्चे ने लोएस्ट मार्क्स लिए हैं, सेक्शन ए के 25% बच्चे और इवन लिटिल मोर देन दैट आर बिलो दैट वैल्यू। फर्ज करेंगे वैल्यू है 31, तो हम कहेंगे कि सेक्शन बी के तो लोएस्ट बच्चे ने जिसने मार्क्स लिए वो 31 है, और सेक्शन बी के 25% बच्चे सेक्शन बी के नालायक तरीन बच्चे से नीचे हैं, बल्कि इवन थोड़ा सा ज्यादा, जितना ये वाला पोर्शन बनता है। इस तरह ये होता है कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स जो हैं डाटा कंपैरिजन के लिहाज से बेस्ट है।
बहुत ही अच्छे हैं। 5 पॉइंट समरी है, एकदम एक क्विक ग्लांस में आप दो डाटा को कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके स्प्रेड को क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो स्क्यूनेस वगैरह ये फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं।